मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अभिजीत और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बूम बूम बायोटेक पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है बायोलॉजी में भी टफ क्वेश्चन बॉटनी और बॉटनी में भी जो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लगता है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी चीज़ के लिए आप एनरोल होते हैं यूजी कोर्सेज पीजी कोर्सेज तो एक सर्टेन टाइम ऑफ फ्रेम दिया जाता है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि एग्जाम देना है। तो टाइम का मतलब ही होता है कि आपको कुछ चीजें एक टॉपिक पढ़नी है, एक लिमिट में पढ़नी है। वो लिमिट बताता है सिलेबस। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये जान लें कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है मैंने उसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसे हम देखेंगे मेरिस्टम, उसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पोजीशन एंड फंक्शन। जब हम पोजीशन देख रहे होंगे तो उसमें आएगा एपिकल मेरिस्टम। उसको लेके 3 थ्योरी दी गई है, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी एंड थर्ड साइटोहिस्टोलॉजिकल जनरेशन थ्योरी। सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट होगी विद द परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सिंपल में हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और इसके रिस्पेक्टिव मॉडिफिकेशन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखेंगे जाइलम, फ्लोएम और इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट होगी, इंपॉर्टेंट है, टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। रूट की भी देखेंगे, स्टेम की भी देखेंगे एंड लीफ की भी देखेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट यूनिट जो होगी वो हमारी होगी सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेलर रीजन बाय कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। जब हम कॉर्क कैम्बियम की बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे बार्क की, हम बात करेंगे लेंटिसल्स की। लेकिन जब हम वैस्कुलर कैम्बियम में बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे एनुअल रिंग की, हर्टवुड की, सैपवुड की। तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू तक इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कोई भी घर में एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, एकदम अगर वो मोटा है, ठीक है, हेल्दी है, तो हम उसको गोलू मोलू करने लगता है। कुछ दिन के बाद हम उसका नाम ही गोलू रख देता है। मतलब मजे मजे में आपने फिजिकल अपीयरेंस देख के, एक लॉजिक देख के आपने उसका नामकरण कर दिया गोलू। आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बिना कोई लॉजिक के दे दिया। एनसीईआरटी इज द टफेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। लॉजिक नहीं, बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं, ठीक है। वो एनसीईआरटी अपने एक वर्ड में बहुत सारे मीनिंग निकालता है। एक छोटा सा आपको झलक दिखाता हूं। इस चैप्टर का पहला ही वर्ड है एनाटॉमी। हम जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग थर्ड यूनिट में टीएस देखेंगे, डाइकोट और मोनोकोट का, मतलब लीफ को काट के देखेंगे, स्टेम को काट के देखेंगे, ठीक है, रूट को काट के देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, किस चीज की स्टडी करेंगे? हम टिश्यू की तो स्टडी करेंगे ना। उसमें हमें पता चलेगा कि एपिडर्मल टिश्यू है, हाइपोडर्मल टिश्यू है, कॉर्टेक्स वाला टिश्यू है, पिथ वाला टिश्यू है। तो स्टडी तो हम टिश्यू की ही कर रहे हैं, तो उसको हम हिस्टोलॉजी क्यों ना बोले? इस चैप्टर का नाम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्यों बोले? हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्यों ना बोल दे? देखिए, मसल्स की फ्लूइड है, आप ऐसे समझिए कि मसल्स की फ्लूइड है, हम उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। लंग की फ्लूइड है, क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। सेल की फ्लूइड है तो क्या बोलता है? साइटोप्लाज्म। कहीं पे और जगह की फ्लूइड है, हम उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि अगर आप जगह स्पेसिफिक हो जाए ना तो उस फ्लूइड का नाम भी स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन हर जगह के फ्लूइड को इकट्ठा करके सैंपल के फॉर्म में अगर मेरे सामने रख दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि बोलो इनको क्या बोलेंगे एक वर्ड में, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि मैट्रिक्स है ये। क्या है? मैट्रिक्स है ये। तो मैट्रिक्स एक ब्रॉड टर्म में जो हर फ्लूइड के लिए अप्लाई हो सकता है, इट इंक्लूड एवरी फ्लूइड। उसी तरीके से हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप किसे काट के स्टडी कर रहे हैं, किसका ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं, किसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं, आप किसका एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं, किसका इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं तो हिस्टोलॉजी है, लेकिन इसमें आपको कट करना इंपॉर्टेंट होगा। बाकायदा मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि हम लोग स्टेम को कट करेंगे, ठीक है, फिर जो एकदम थिनेस्ट फाइनेस्ट सेक्शन आएगा उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि इसमें कट करके स्टडी करना पड़ेगा, इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब ही होता है
एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। टॉमी मतलब होता है टू कट और एना मतलब होता है इनटू मेनी पीसेस, इनटू मेनी पीसेस। इसीलिए बुक में या टीचर डेफिनेशन बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अ प्लांट बाय डाइसेक्टिंग और कटिंग इट इज नोन एज एनाटॉमी। ये तो डेफिनेशन की बात रही, हमें याद कैसे रहेगा? आप ऐसे याद रखिएगा कि एना एक लड़की थी, उसके घर में एक छोटा सा पपी था, ठीक है। तो कोई भी कुत्ते के बच्चे को आप क्या बोलते हैं? टॉमी। उसका एक ही काम होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने रखा होगा तो छोटे छोटे पीस में जूता चप्पल जो मिलता है वो काट के छोड़ देता है। तो अब आज के बाद आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, टॉमी मतलब कट करेगा इनटू मेनी पीसेस। अच्छा, प्लांट के टिश्यू को अगर हम कट करके स्टडी करते हैं तो उसको एनाटॉमी बोलेंगे। अब दूसरा वर्ड ये है फ्लावरिंग। इस चैप्टर का नाम एनाटॉमी ऑफ प्लांट क्यों नहीं रखा? फ्लावर क्यों ऐड किया? मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है एनसीईआरटी? बिल्कुल हाँ, एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि जो हम टीएस पढ़ेंगे ना, जिसका भी डाइकोट स्टेम, रूट का, लीफ का, स्टेम का, ठीक है, डाइकोट है, मोनोकोट है, तो वो जो प्लांट जिसको हम कट करेंगे ना, वो प्लांट जिसका हम स्टेम, रूट, लीफ कुछ भी कट करेंगे ना, वो दो किंगडम से बिलोंग करेगा। या तो वो होगा एंजियोस्पर्म से या जिम्नोस्पर्म से। किससे? एंजियोस्पर्म से या जिम्नोस्पर्म से। एक तो एक तरीका है कि ठीक है, डाटा है, अपने दिमाग में बैठा लिए, या उस चीज को खोल के देख लिए, चमक जाए एक बार आंख के सामने तो वो हमेशा याद रह जाता है। मैं आपको चमका के दिखाता हूं, गौर से सुनिएगा। स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि वही प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा जिसको सीड का प्रोडक्शन करना होगा। वही प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा जिसको सीड का प्रोडक्शन करना होगा। बेस्ट एग्जांपल, अभी सीजन है आम का, अभी मंजर आया, मंजर से बाद में क्या आता है? आम आता है। तो मंजर क्या है? उस आम के प्लांट का, वो ट्री का, वो फ्रूट, फूल ही तो है, जिसके बाद में वो फल आएगा, और फल के अंदर क्या होता है? सीड। तो हम ये बोलते हैं कि वही प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा जिसको सीड का प्रोडक्शन करना होता है। और सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोसेस क्या होता है? याद करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सपोज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोज्ड, ढका नहीं रहता है। वाटर एब्जॉर्ब, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, विंड हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, ये क्या करता है? फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके, फ्लावर के रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, और फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में रहेगा, और वो पॉलन ट्यूब एंटर करेगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू, किसमें? सिनार्जिन में। सिनार्जिन के बाद जो दो मेल गैमेट होगा, पहला मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करके क्या करेगा? जायगोट बनाएगा। जायगोट के बाद क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनाता है? फाइनली सीडी तो बनाता है। क्या बनाता है? सीडी तो बनाता है। एंड सिमिलरली सेकंड, वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके वो पेन बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर, जो क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। मतलब आपने देखा, फ्लावर का काम ही, बेसिक काम ही है सीड का प्रोडक्शन करने का। वो हेल्प करता है किसमें? सीड को प्रोड्यूस होने में। अब देखिए ट्विस्ट यहां पे आता है, अगर मैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हाइड कर दूं एक पॉलिथीन से, इसे ठीक है, इसे बांध दूं, इसे हाइड कर देता हूं, तो क्या ये सब प्रोसेस होगा क्या? और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो क्या सीड का फॉर्मेशन होगा क्या? सीड का फॉर्मेशन होगा क्या? मतलब सीड का फॉर्मेशन होने के लिए फ्लावर हेल्प करेगा, ठीक है,
लेकिन सीड का फॉर्मेशन होने के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड होना जरूरी है। अब याद करिए प्लांट डाइवर्सिटी का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन बेसिकली मिले थे। आर्टिफिशियल गिवन बाय एरिस्टोटल, थियोपेस्टस, कैलॉस लिनियस। सेकंड नेचुरल बाय बेंथम एंड हुकर। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फाइलोजेनी के बेसिस पे एडब्ल्यू एक्लेयर का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था, जितने भी प्लांट है जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड है उनको फेनोरोगेम में बांट दिया, और जिसके हिडन है उसको क्रिप्टोगेम में बांट दिया। क्रिप्टोगेम में कौन कौन आए थे, ब्रायोफाइटा, थैलिडोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। लेकिन फेनोरोगेम में कौन आया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड थे, हिडन नहीं थे। और अगर हिडन नहीं है मतलब सीड का प्रोडक्शन होगा, मतलब फ्लावर इन्वॉल्व होगा। मतलब अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, चमक जाना चाहिए कि जब फ्लावरिंग बोला जा रहा है तो वो किसको किसको इंक्लूड करेगा, एंजियोस्पर्म को और जिम्नोस्पर्म को। क्यों, क्योंकि इन दोनों पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड होते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा कि एक फ्लावर वर्ड यूज करके एनसीईआरटी कितने जगह घूमा। एनसीईआरटी लोग बोलते हैं बेसिक बुक है, वो बेसिक बुक हरगिज नहीं है, तो टफेस्ट बुक है हर जगह का। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, और अगर नहीं देख सकते हैं तो फिर रटिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप नाम आपको क्लियर हो गया। एनाटॉमी क्यों रखा, स्पेसिफिक होने के लिए। फ्लावरिंग में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्यों रखा, क्योंकि इन्हीं दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, एक मैडम थी कैथरीन एसाउ, आपको जो स्पेल करना है आप स्पेल कर लीजिए, उनका स्पेलिंग है ESAU। उन्होंने एक बुक लिखी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फ्लावरिंग बोलो या सीड बोलो, वो बात तो इसी का कर रही है, ठीक है, वो बात तो इसी का कर रही है। ये बुक बाद में जाके वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी साबित हुआ। वेबस्टर कुछ नहीं है, डिक्शनरी का दूसरा वर्ड है। कोई भी चीज अगर आपको नेम, अगर आप किसी भी चीज का अगर आपको मतलब नहीं पता हो, आप क्या किस चीज को रेफर करेंगे, डिक्शनरी को। उसी तरीके से प्लांट से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना हो तो आपको एक बुक को, आप एक अगर बुक को रेफर करते हैं जिसका नाम है सीड ऑफ एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, तो उसमें हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो जिस तरीके से डिक्शनरी बेनिफिशियल है उसी तरीके से ये बुक बेनिफिशियल है, इसीलिए उस बुक को नाम बोला गया कि लेटर ऑन इट वाज प्रूवन एज अ वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ठीक, तो ये एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। कोई भी बुक आप उठा लीजिए, इंट्रोडक्शन खत्म होने के साथ एक वर्ड, एक टर्म आता है टिश्यू। क्या आता है, टिश्यू। जिन लोगों का डेफिनेशन याद है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का डेफिनेशन नहीं याद है बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कभी भी टिश्यू का डेफिनेशन नहीं बोलेंगे और ना ही आप गलती करेंगे। जो भी बोले कि टिश्यू क्या होता है, आप उसको अपना हाथ दिखा दीजिए और उनको बोलिए कि देखो भैया ये जो फिंगर है ना वो सेल है हमारा, वो जो फिंगर है वो हमारा सेल है। अगर इन पांचों को मैं जोड़ दूं तो ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। इन फिंगर का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, मतलब सारे फिंगर का ओरिजिन कहाँ है, कॉमन है, मतलब इस टिश्यू का ओरिजिन कहाँ है, कॉमन है। फिंगर ये तीनों सिमिलर है इन शेप, इन तीनों, ये तीनों सिमिलर है, लेकिन क्या ख्याल है आपका इसका और इसका, या इसका या इसका शेप में डिसिमिलर हो गया। लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना, सपोज करो पंच करना है, मुक्का मारना है, तो आप क्या करते हो, सारे फिंगर को कंबाइन किया, मार दिए, सारे फिंगर को कंबाइन किया और मार दिए। गेट खोलना है, फिंगर सारे यूज होगा, किसी चीज को उठाना है, सारे फिंगर यूज होगा।
मतलब कि यहां से 4 चीज निकल के आई। देखो भैया, ये ग्रुप ऑफ सेल है जो सिमिलर और डिसिमिलर है, कॉमन ओरिजिन है और यूजली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू की भी डेफिनेशन यही है, टिश्यू की डेफिनेशन ही यही है। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल similar or dissimilar in shape, having common origin and usually perform a common function। अब बताइए, कभी भी आप टिश्यू का डेफिनेशन बोलेंगे? जो भी चीज मैं याद कर रहा हूं और जैसे मैं कर रहा हूं आप उसे याद रखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक? तो टिश्यू मतलब ये कॉमन ओरिजिन, सिमिलर एंड डिसिमिलर इन शेप, यूजली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है? तो टिश्यू का डेफिनेशन क्लियर हो गया। 4 पॉइंट याद रखिएगा टिश्यू में कि ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर एंड डिसिमिलर इन शेप, कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। क्लियर है? चलिए, टिश्यू, एक क्वेश्चन और आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू। एक क्वेश्चन और आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू। तो देखिए टिश्यू क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। सेल का फंक्शन वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करके क्या करता है, वो इंक्रीज तो होता है, वो बड़ा ही तो होता है, मतलब वो ग्रो ही तो करता है। और ग्रो, टिश्यू क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और ग्रो का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ग्रीव होता है। क्या होता है, ग्रीव होता है। तो एनालॉजी यहां से ये निकल के आता है कि जो क्वेश्चन था हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू, वो साइंटिस्ट का नाम है एन ग्रीव, पूरा नाम है नेमेहा ग्रीव। आपको जो स्पेलिंग करना है अगेन आप कर लीजिए, NEHEMIAH। टिश्यू ग्रो करता है तो इसको पॉइंट करने वाला भी कौन है, एन ग्रीव। देखिए किसी भी टॉपिक पे जो बंदा सबसे पहले काम करता है ना, लार्ज अमाउंट में काम कर लेता है ना, हम उसे उस चीज को, हम उसे एक फादर की उपाधि दे देता है कि फादर ऑफ दिस। जैसे जूलॉजी पे, एनिमल पे सबसे पहले किन्होंने काम किया, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ जूलॉजी किनको बोलता है, एरिस्टोटल को। सिमिलरली एनाटॉमी पे सबसे पहले जो काम करने वाले इंसान थे वो और कोई नहीं, यही थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ एनाटॉमी भी बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए फॉरेन लेवल पे तो काम कर रहा, तो क्या इंडिया के लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा होगा क्या? तो इंडिया के लेवल पे जिसने सबसे ज्यादा और सबसे पहले काम किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले काम किया, उनको भी एक फादर की उपाधि दी है, लेकिन वो इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी है, वो है के चौधरी। कौन है, के चौधरी। क्लियर हो गया? तो 4 साइंटिस्ट है, चारों साइंटिस्ट फिर से बोल दीजिए क्या क्या। कैथरीन निसाव ने क्या किया, एक बुक लिखा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। उसके बाद कौन आए थे, एन ग्रीव है, एक कॉइन भी किए थे और ये फादर ऑफ एनाटॉमी को बोलता है। और कौन थे, के चौधरी थे, वो इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी बोलता है, ठीक है? तो 3 साइंटिस्ट हुए, एक और का नाम मैं बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट थे कार्ल नगेली, नजेली आपको अगेन जो बोलना है प्रोनाउंसिएशन करना आप कर लीजिए। इन्होंने क्या किया, टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, इन्होंने टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड परमानेंट टिश्यू, सेकंड परमानेंट टिश्यू। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे देखिए मैं आपको बहुत सारे लेक्चर अभी लेके आऊंगा, तो वो लेक्चर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट होता है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही बता दूंगा। जैसे कि इस लेक्चर में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा मेरिस्टेम, इसके कैरेक्टरिस्टिक, या तो वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या तो वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है? तो फिर से बोल रहा हूं कि कार्ल नगेली ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टम ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, एक वर्ड है मेरिस्टोस, उसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि टू बी डिविजिबल और डिवाइडेड। ठीक, मतलब अब आसान भाषा में अगर मैं ये बोलूं कि मेरिस्टेमेटिक के पास एक ही काम है, वो एक ही काम करेगा डिवाइड करने का, और परमानेंट एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा डिवाइड को छोड़ के। ये हमेशा डिवाइड करेगा, ये हमेशा डिवाइड नहीं करेगा, कभी नहीं डिवाइड करेगा। अगर ओकेजन आया तो काम करेगा, वरना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इसका कैसे बोल दे रहा हूं, इसका काम डिवाइड करना, इसका काम डिवाइड नहीं करना। आप मेरे लिए बस एक चीज याद रखिएगा कि मेरिस्टेमेटिक इज इक्वल टू बच्चा। ठीक, अभी मैं कहानी सुना के सारे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आप बस लेक्चर अटेंड करिए, सारे पॉइंट्स मैं आपको याद करवा दूंगा। क्लियर है? सारे पॉइंट्स मैं आपको याद करवा दूंगा, बस आप सुनते जाइए। मेरे लिए बस आप एक चीज याद रखिएगा कि मेरिस्टेमेटिक इज इक्वल टू बच्चा एंड परमानेंट इज इक्वल टू एडल्ट। ठीक है, 50-60 ईयर का बंदा है कोई, दादाजी या जो भी एडल्ट पर्सन है, और मेरिस्टेमेटिक एक बच्चा है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वो तो आप लिखिएगा ही लिखिएगा, आप परमानेंट टिश्यू के भी कैरेक्टरिस्टिक लिखने के काबिल हो जाएंगे। मैं डिफरेंशिएट करके ही पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे हमारे में जायगोट है, हमें जायगोट है, उसके बाद हम मोरला स्टेज में आता है, ब्लास्टुला स्टेज में आता है, फिर हमारी पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से प्लांट में जो पूरी पूरी प्लांट को फॉर्म करती है वो होती है प्रोमेरिस्टम। क्या होती है? प्रोमेरिस्टम। वो कन्वर्ट होके प्राइमरी मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएशन प्रोसेस से परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू वापस से डी डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है, सॉरी सेकेंडरी अब लिख लीजिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है, और सेकेंडरी मेरिस्टम वापस से एक री डिफरेंशिएशन प्रोसेस से होके परमानेंट में कन्वर्ट होता है। अगर किसी को दिक्कत है कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब में आप समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन मैच्योर करने का प्रोसेस है, मतलब जो बच्चा है उसको एडल्ट बनाने का प्रोसेस है, और डी डिफरेंशिएशन उसका ठीक उल्टा है, मतलब जो एडल्ट है वो बच्चा बन जाएगा। और इसमें बच्चे का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक, उसका एक ही काम होता है डिवाइड करना। और री डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई बच्चा था, वो डिफरेंशिएशन से मैच्योर हुआ, वो मैच्योर होके वापस से किसमें कन्वर्ट होगा? परमानेंट टिश्यू में। क्लियर? अब देखिए, मतलब कि अभी से आप एक दो पॉइंट इसके बता सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है, हमेशा डिवाइडिंग टिश्यू है और ये डिवाइड नहीं करेगा। अगर बच्चा है तो मेरिस्टेमेटिक इमेच्योर होगा कि मैच्योर? इमेच्योर। तो परमानेंट टिश्यू कैसा हो जाएगा? मैच्योर, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब एक चीज और देखिए, प्राइमरी मेरिस्टम डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि परमानेंट टिश्यू कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। तो वो कौन सा टिश्यू होगा जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से फॉर्म होगा? अनडिफरेंशिएटेड। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरिस्टम अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, मेरिस्टम अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, और परमानेंट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। क्लियर है? तो 3 पॉइंट हो गया।
अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करेगा। सपोज करिए एक कंटेनर में आपने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रख दिया, इस समय के साथ इतने जल्दी डिवाइड करेगा ना कि जहां भी स्पेस मिलेगा उसको भर देगा नया सेल को फॉर्म करके। तो ये जो सेल का ग्रुप है वो कॉम्पैक्ट है या अनकॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक और नाम दिया जाता है कॉम्पैक्ट टिश्यू। क्या दिया जाता है? कॉम्पैक्ट टिश्यू। और अगर कॉम्पैक्ट है, कोई स्पेस नहीं है, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा कि प्रेजेंट होगा? एब्सेंट होगा। लेकिन परमानेंट में अगर आप देखोगे पैरेन्काइमा तो उसमें हम बताएंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। वो अलग बात है कि लिग्निन के डिपोजिशन से स्क्लेरेन्काइमा में वो स्पेस खत्म हो जाता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे प्रेजेंट होता है। ठीक, ये 5 पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट तो मैं आपको जो समझाया उसी के बेसिस पे है। मेरिस्टेम मतलब बच्चा, परमानेंट मतलब एडल्ट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड किए जा रहा है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब सपोज करिए बच्चा 7 साल का है। बच्चा कितने साल का है? 7 साल का है। परमानेंट टिश्यू जो कि एडल्ट बंदा है, ठीक है, जो भी है वो 55 साल के है। किनके हैं? कितने के हैं? 55 या 50, जो आपको मानना है मान लीजिए। एडल्ट है वो बंदा, ठीक है। 5 साल के बाद बच्चा 7 साल से 12 साल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसकी उम्र 12 साल होगी। और इनका अगर 50 है तो 55 हो जाएगा। तो बच्चे का हाइट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन इनका हाइट बढ़ेगा क्या? अगर बच्चे का हाइट बढ़ रहा है मतलब क्या सेल डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो आप ये, लेकिन इनका हाइट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है मतलब आप ये बोल सकते हो कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। मतलब कि एक पॉइंट आप ये और बोल सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, whereas permanent tissue loses power of division. अब एक चीज और है, ठीक है, सेल बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि सेल वॉल 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल लिविंग होता है, ठीक है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और टर्शियरी सेल वॉल डेड होता है, अनफ्लेक्सिबल होता है। सेल डिवीजन देखिए कैसे होता है। सपोज अगर आप अमीबा का या किसी का भी ले लें, ठीक है, एनिमल सेल का ही ले लें, तो क्या होता है कि बीच से ये फॉर्मेशन होता है और बाद में ये 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है क्या? ये सेल वॉल ही तो है। ये क्या है? सेल वॉल ही तो है। तो ये सिकुड़ा ही है ना। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो क्या ये बेंड कर पाता? और अगर बेंड नहीं कर पाता तो क्या ये फॉर्म हो पाता? ये फॉर्म हो पाता? नहीं हो पाता ना। अभी मैंने ये बोला कि प्राइमरी सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड किया जा रहा है और परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर रहा है, आप इसको कौन सा सेल वॉल देना चाहते हैं और इसको कौन सा सेल वॉल देना चाहते हैं? डेफिनेटली आप इसको प्राइमरी सेल वॉल देना चाहेंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर रहा उसको डिवाइड करने का, ठीक है, तो उसको प्राइमरी सेल वॉल का जरूरत ही नहीं है, उसको उसके पास टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है,
फंक्शन तो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन तो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। तो तो उसको कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होगा ना, उसको कंट्रोल करने वाला भी तो होगा ना। और किसी भी सेल का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो दोनों में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये हमेशा लगातार डिवाइड कर रहा है, तो न्यूक्लियस के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा तामझाम देना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे उस चीज की जरूरत नहीं है, तो वो तामझाम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, वो तामझाम कुछ नहीं है। जैसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा तामझाम होगा वो होगा डेंस साइटोप्लाज्म। मतलब मेरिस्टम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसमें लेस डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड कर रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, तो जो भी खाना है वो यूटिलाइज हो जा रहा है। तो अगर मैं रिजर्व फूड इसमें भी दे दूं और इसमें भी दे दूं, थोड़े समय के बाद आप बताइए कि किसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट होना चाहिए और किसमें रिजर्व फूड एब्सेंट होना चाहिए। डेफिनेटली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, रिजर्व फूड प्रेजेंट होगा, और इसमें रिजर्व फूड एब्सेंट होगा। क्लियर? आपको क्या लगता है, एडल्ट इंसान का जो सेल होता है वो डेड होगा, या जो बच्चा है उसका सेल डेड होगा? डेड मतलब आप नॉन लिविंग मैटर मान सकते हैं। अब मुझे आप बताइए कि नॉन लिविंग मैटर इसमें प्रेजेंट होगा या इसमें प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि नॉन लिविंग मैटर इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग मैटर को बायोलॉजी में एक और वर्ड यूज करते हैं, एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस। एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस। तो परमानेंट टिश्यू में एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट, और मेरिस्टेम में एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस एब्सेंट। ये है, एक ही सेल है जो लंबा एक्टिविटी शो कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका एक लंबा लाइफ स्पैन है, लेकिन ये जैसे बना दोबारा डिवाइड करने के लिए तैयार हो गया, जैसे बना वैसे ही डिवाइड करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक परमानेंट टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा। पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा क्या? होगा भी तो ना के बराबर होगा, आप उसको नहीं मान सकते हैं। सेल अपने वेस्ट मटेरियल को एक डस्टबिन में रखता है, उस डस्टबिन का नाम होता है वैक्यूल। क्या नाम होता है? वैक्यूल। तो आप मुझे अब बताइए कि वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होना चाहिए या इसमें प्रेजेंट होना चाहिए? डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट। एक पॉइंट आता है, ठीक, आप सुन लीजिए, बस मेंशन कर लीजिएगा 12 पॉइंट, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड एब्सेंट होता है और परमानेंट टिश्यू में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप मेंशन कर लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा और इसमें, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड एब्सेंट होगा और इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। ठीक, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाथों हाथ एक और पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा 13 नंबर पे, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल का शेप या तो ट्रायंगुलर होगा, या बहुत सारी जगह पे हम एक और वर्ड यूज कर देते हैं, आइसोडायमेट्रिकल होगा। लेकिन इसमें देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, इसका पार्ट का शेप अलग होता है, ठीक है, आइसोडायमेट्रिकल नहीं होता है। क्लियर है? 13 पॉइंट। तो 12 पॉइंट क्या था? प्लास्टिड मेरिस्टेम में एब्सेंट और
जो शेप होगा या तो वो ट्रायंगुलर होगा या आइसो डायमेट्रिकल होगा, और इसमें आइसो डायमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक, आज के लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन, चलो पहले एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और जो भी दिख रहा है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं, अभी मैं मिटा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको 12 पॉइंट बोला कि प्लास्टिड मेरिस्टेम में एब्सेंट होता है बट परमानेंट टिश्यू में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड PLASTID, अगर मैं आईडी हटा दूं और प्लास्ट पे एम्फेसिस करूं तो आपको पता है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? ये जार होता है। ये वही ट्रांसपेरेंट जार है जिसमें मम्मी या मामा अचार बनाती है, जिसमें मम्मी या मामा अचार बनाती है। इस ट्रांसपेरेंट जार की खासियत ये होगी कि आप इसमें जिस भी कलर का सब्सटेंस डालेंगे ना, वो जार उस कलर का दिखेगा, वो जार उस कलर का दिखेगा। प्लांट भी वही काम करता है, प्लांट भी वही काम करता है। सपोज करिए उसको ग्रीन कलर डालना है, उसको व्हाइट कलर डालना है, उसको मिक्सचर ऑफ कलर डालना है। ग्रीन कलर को क्लोरोफिल बोलते हैं, व्हाइट कलर को ल्यूको बोलते हैं, और मिक्सचर ऑफ कलर को बोलता है क्रोमो। तो जैसे ही जार में डाला गया ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल, तो वो प्लास्ट क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर ल्यूको डाला गया, व्हाइट कलर सब्सटेंस डाला गया, तो वो कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्रोमो डाला गया तो वो कहलाएगा क्रोमोप्लास्ट। अब याद करिए, फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है खाना बनाना। अब आप सोचिए कि अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता, अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता तो ये डिवाइड कर रहा होता। प्लांट बोलता कि हमको खाना चाहिए, तुम डिवाइड कर रहे हो। प्लांट बोलता कि हमको खाना चाहिए, तुम डिवाइड क्यों कर रहे हो? मतलब इसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ये मेरिस्टेमेटिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड एब्सेंट था, क्योंकि प्लास्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब इस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला कि इसमें जो मेन टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट होगा वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक बताते जा रहा हूं, आप परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक बोलते जाइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, प्यास लगी है थोड़ा। पहले से स्टार्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इमेच्योर होगा, परमानेंट टिश्यू मैच्योर होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होगा, परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन ये बहुत सारी जगह पे कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होगा, लेकिन इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये इट लूजेस द पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल होगा वो प्राइमरी सेल वॉल होगा, जो इसमें होगा वो टर्सरी सेल वॉल होगा। इसमें जो होगा वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा बट डेंस साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो होगा बट लेस डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इसमें वैक्यूल एब्सेंट होगा, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगा, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा।
ठीक है, इसमें एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस, इसमें एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस एब्सेंट होगा, इसमें एरगैस्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अगर हम शेप की बात करें तो इसमें ट्रायंगुलर या आइसोडायमेट्रिकल होगा, लेकिन इसका ट्रायंगुलर आइसोडायमेट्रिकल नहीं होता है। क्लियर है? एक चीज मैं मिस कर गया, ठीक है, एक लॉजिकल, ठीक है, बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिफरेंशिएट होके ना परमानेंट टिश्यू बन रहा है, परमानेंट टिश्यू बन रहा है। राइटिंग का प्लीज इग्नोर करिएगा, सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही तो डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बन रहा है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि ये डिवाइड कर रहा है और ये डिवाइड नहीं कर रहा है? इसमें ऐसा क्या चेंजेस आया या इसको ऐसा कौन बना दिया? ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ, मैच्योर हुआ, लेकिन वो कौन मैच्योर करवाया? ये मैच्योर होने पे उसको कौन मजबूर किया? इस तरह का सारे क्वेश्चन का आंसर हमारा सेल बायोलॉजी देता है, सेल बायोलॉजी देता है। तो छोटा सा रिकैप ले लेता हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए एक अलग से टॉपिक होता है, सेल साइकिल रेगुलेशन एंड इट्स चेक पॉइंट। उसको पूरा समझाने के लिए मुझे 2 लेक्चर लग जाएंगे, 1.5 घंटे की। लेकिन जितने में इस चैप्टर का काम बन जाए, ठीक है, एक छोटा सा फील आ जाए, मैं उतना ही समझा रहा हूँ इस चैप्टर में। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये G0, ये G1 थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, S, ये G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के फिर पार्ट होता है लंबी, जुल्फों, पेड़, दिल, दीवाना, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकेनेसिस और डिप्लोटीन। ठीक है, ये होता है। यहां से यहां की क्या बोलता है, यहां से लेके यहां तक एम फेज, डिवीजन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। बचे हुए को क्या बोलता है, इंटरफेज। इंटरफेज, एक सेल आया, ये सेल पाथवे में इन्वॉल्व हुआ, पूरा सेल को फॉलो किया और 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, सेल डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गया। याद करिए G0 को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज, क्विसेंट फेज, लेटेंट फेज। अभी एम्फेसिस करते हैं रेस्टिंग फेज। एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें सेल रेस्ट करता है, क्या फंक्शन नहीं करता है, क्या मेटाबॉलिकली अनएक्टिव होता है क्या? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसमें ऐसे ऐसे सेल रिसाइड करते हैं जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, लाइक न्यूरॉन्स। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि अगर इसमें सेल चला गया मतलब वो रेस्ट करेगा। वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि अगर सेल के पास इनफ न्यूट्रिशन या एनवायरमेंटल फैक्टर फेवरेबल नहीं है तो सेल एक घर में जाके रुक जाता है, एक सेल में रुक जाता है, वो डिवीजन पाथवे से निकल के। रेस्टिंग फेज ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये था कि अगर सेल इस पाथवे में इन्वॉल्व नहीं है मतलब वो रेस्ट कर रहा है। और कहाँ रेस्ट कर रहा है? तो एक घर में रेस्ट कर रहा है, G0। पर ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा। G0 में अगर सेल है, G0 में अगर सेल है, अगर ग्रुप ऑफ सेल है तो वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। अगर सेल में कोई दिक्कत आ गया है, अगर सेल में कोई दिक्कत आ गया है, कैंसरस हो गया है, ठीक है, या कोई म्यूटेशन आ गया है, कैंसरस तो नहीं, आप म्यूटेशन बोलो। अगर किसी सेल में म्यूटेशन आ गया है तो वो यहां रिसाइड करेगा, वो सेल पाथवे में एंटर नहीं होने देगा, नहीं होगा। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहा है। ऐसा क्या हो गया कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल सेल साइकिल के पाथवे से हटके इसमें चला गया। परमानेंट का मतलब ये होता है कि वो G0 में रिसाइड करेगा, G0 में रिसाइड करेगा। तो ऐसा क्या हो गया कि वो सेल साइकिल से हटके वो G0 में चला गया। उसका रीजन होता है APC।
एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कौन होता है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, किसी भी सेल को मेटाफेज से निकाल के एनाफेज में एंटर करवा देगा, और इसका दूसरा काम ये रहता है कि किसी भी सेल को G0 में रखने की कोशिश करेगा और जीवन में जाने से रोकेगा। फिर से बोल दे रहा हूं, किसी भी सेल को G0 में रखने की कोशिश करेगा और जीवन में जाने से रोकेगा। और अगर G0 में रखा बहुत सारे सेल जिनका फंक्शन एक कॉमन है, तो वो सारे मिलके एक लंप ऑफ सेल बना देंगे, ग्रुप ऑफ सेल बना देंगे, और उस ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यू बोलेंगे। और फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, और उस टिश्यू को कुछ नहीं, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अब यहाँ वापस आइए, मेरिस्टेम था, डिवाइड कर रहा था, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से परमानेंट हुआ, किसके वजह से? एपीसी। लेकिन फिर से देखिए कि ये परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट होके मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेरिस्टेम का मतलब ये होता है कि वो डिवाइड करने लगेगा अगेन। मतलब कि हो ना हो एपीसी को किसी ने अनएक्टिव किया, सेल को वापस उस मेरिस्टेमेटिक की जरूरत है, सेल को उस कैरेक्टर का, ठीक है। सपोज एक परमानेंट टिश्यू है, अब सपोज करिए कि इसी कैरेक्टर का मुझे और सेल चाहिए, उससे मुझे एक और टिश्यू बनाना है, मतलब इसको अब वापस से डिवाइड करना पड़ेगा, और ग्रुप ऑफ सेल बनाना पड़ेगा। और डिवाइड करने की प्रॉपर्टीज को ही तो मेरिस्टेम कहते हैं। मतलब जो परमानेंट था अब उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना पड़ेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना मतलब एपीसी को किसी ना हो एपीसी को किसी ने अनएक्टिव किया, हाँ, वो होता है सीडीके ऑफ जीवन। जिस भी सेल को, परमानेंट सेल को डिवाइड करना होता है, उसकी न्यूक्लियस एक एंजाइम रिलीज करती है, सीडीके ऑफ जीवन। ये क्या करता है, एपीसी को अनएक्टिव कर देता है, और एपीसी को अनएक्टिव कर दिया तो इस घर में रखने वाला कोई बचा ही नहीं। इसको जबरदस्ती किसी भी सेल को इसमें एंटर कराने वाला बैरियर बचा ही नहीं, तो वो सेल साइकिल में वापस से इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर इन्वॉल्व हो गया तो सेल डिवीजन होने लगा। लेकिन एक टाइम आया जब बोला गया कि देखो इतने सेल से मेरा एक टिश्यू बन जाएगा, अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब वापस से उसको परमानेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसके रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस होने में एक एंजाइम हेल्प करेगा। रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस होगा विद वन एंजाइम, और वो है सीडीके ऑफ एम। ये जिस भी सेल को परमानेंट में कन्वर्ट होना है, वो उसकी न्यूक्लियस इस एंजाइम को रिलीज करेगी, और वापस से वो एपीसी को एक्टिव कर देगा। और अगर एपीसी को एक्टिव कर देगा तो वापस से सेल को G0 में रखना शुरू कर देगा। और अगर G0 में रखना शुरू कर दिया, अगर बहुत सारे सेल को G0 में रखना शुरू कर दिया, तो एक टिश्यू बना देगा, और सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, और वो टिश्यू कुछ नहीं, परमानेंट टिश्यू होगा। ठीक है, तो अब फीलिंग आ जाना चाहिए आपको कि परमानेंट टिश्यू में ऐसा क्या हुआ कि वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। देखिए, आपको बताने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सीडीके हर किसी का होता है, G1 का होता है, S का होता है, G2 का होता है, M का होता है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए है। मैं आपको बहुत ये सब चीजें बता रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बता रहा हूं। फिर भी अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला लेक्चर आज यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको ये पता चल गया हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों नहीं डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा फीलिंग इसमें क्या चेंजेस हुआ, कौन सा एंजाइम ने वर्क किया, कौन सा प्रोसेस हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा आपका, सुनिएगा। मैं अभी बहुत सारे वीडियो लेक्चर लाने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर लाने का मकसद ही है, रीजन है लॉकडाउन। सोशल साइट्स की क्या धज्जियां उड़ी है, टीचर मेल हो फीमेल हो,
किस तरीके से एम्बैरेसिंग फील करना पड़ रहा है उन्हें। मैं चाहता भी नहीं कि वो टीचर आए, पढ़ाए, ऑनलाइन क्लासेस ले, और एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको बैक लग जाए। इसलिए मैं इस चैनल को फॉर्म किया। मैं वीडियो लेक्चर अब लगातार आएंगे। इसके पैरेलल में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, वो न्यूरॉन्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर आपको अभी के लेक्चर में इसके पैरेलल में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पैरेलल में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का होगा। कौन सा होना चाहिए आप कमेंट करके बताइए। जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। किसी भी चैप्टर से जो भी लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, अगर उसमें कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो एक मैंने ग्रुप बना दिया है, ठीक है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सनली पूछना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8987457013, मतलब इंग्लिश में बोल देता हूँ 8987457013। ठीक, अगर आप ग्रुप में पूछेगा तो अच्छा होगा, दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पर्सनली भी पूछना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं फ्री हूँगा आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। जितना मुझसे हेल्प हो पाएगा मैं करूंगा। ठीक, जो भी मैंने पढ़ाया उसका एक रफ नोट आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेगा उसमें एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको हो सके तो सोशल साइट्स हैं, ठीक है, एफबी पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मैं कब न्यू वीडियो डाल रहा हूँ, किस समय पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।